दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो न्यूज़ है पीएफआई पर बैन। पिछले दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अलग अलग राज्यों में मौजूद ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी की थी। संगठन के महासचिव अनीस अहमद सहित बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एनआईए ने भी अपने बयान में गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। हालांकि दोस्तों, उस समय पीएफआई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सनसनीखेज और आतंक का माहौल पैदा करने वाला बताया था। पीएफआई लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, अब बात ये आती है कि कैसे और कब गठन हुआ था पीएफआई का। दोस्तों, 1980 के दशक में उग्र हिंदुत्व का प्रसार और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद समाजशास्त्री जावेद आलम के शब्दों में भारतीय शासन और राजनीतिक के प्रति मुसलमानों की सोच में बड़ी तब्दीलियों का जन्म हो गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी की आदम सिन्हा से लेकर बिहार की परमानदा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ इसी दौर में वजूद में आए थे। इसके अलावा दोस्तों, केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ, तमिलनाडु की मनीथानिथि पासाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी की स्थापना भी इसी दौर में हुई थी। ये तीनों संस्थाएं हालांकि स्थापना कुछ सालों बाद साल 2004 से ही तालमेल करने लगी थी। 22 नवंबर 2006 में केरल के कोझिकोड में हुई एक बैठक में तीनों ने विलय करके यानी एक दूसरे को मर्ज करने का सोचा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई बनाने का फैसला किया। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 संगठनों के विलय के 2 साल बाद पश्चिमी भारत राज्य यानी कि गोवा और उत्तर के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संगठन पीएफआई में मिल गए। खुद को भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कॉर्डर बेस्ड जन आंदोलन बताने वाला पीएफआई 23 राज्यों में फैले होने और 4 लाख सदस्यता का दावा करता है। ऑक्सफोर्ड स्कॉलर वॉल्टर एमरिक ने अपनी किताब में पीएफआई की स्थापना को अहम बताया था। उनके अनुसार दोस्तों, ये पहली बार था कि जब मुस्लिम राजनीति का संचालन दक्षिण भारत से करने की कोशिश की गई थी और दोस्तों, उन्हीं के अनुसार ये एक कॉर्डर बेस्ड पार्टी थी और इसके नेतागण कामकाजी समूह से संबंध रखते थे। पीएफआई अपनी वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी संस्था बताता है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम करना है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात भी वो करता रहा है। हालांकि भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती थी। संस्था के खिलाफ तो राजद्रोह, गैरकानूनी कामों में संलग्न होने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने जैसे संगीन आरोपों और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बहुत सारे आरोपों एक के बाद एक दूसरे मुकदमों में लगाए जाते रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले में भी पीएफआई का नाम लिया गया था। पटना में पुलिस ने इस तरह के दस्तावेज छापे के दौरान पाए जाने का दावा किया था, जिनमें कि दोस्तों साल 2047 तक इस्लामिक राज्य के गठन का रोड मैप था। संगठन ने तब पुलिस की ओर से जब्त किए गए दस्तावेजों को फर्जी बताया था। हालांकि पीएफआई पर पिछले हफ्ते भर में सैकड़ों छापे पड़े और संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन वो साल 2007 में अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर रहा है। इसके अलावा साल 2008 से ही एनआईए ने उस पर नजर बनाकर रखी थी। प्रोफेसर टीजे जोसेफ का मामला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ही केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। इस मामले में अदालत में संगठन से जुड़े कुछ लोगों को सजा भी हुई थी। मलयालम के प्रोफेसर जोसेफ पर हमला इस नाम पर किया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ बेइज्जती भी की थी। संगठन बनने के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि पीएफआई प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही दूसरा रूप है। भारत सरकार ने जिन संगठनों को आतंकवादी घोषित करते हुए प्रतिबंध कर रखा है, उनमें सिमी का नाम है। सिमी पर प्रतिबंध साल 2001 में लगाया गया था। सिमी के रिश्ते एक अन्य इस्लामी चरमपंथी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से होने की बातें भी कही जाती रही हैं। भारत सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन पर भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंध लगा रखा है।
पीएफआई और सिमी के संबंध होने की बात खास तौर पर इसलिए उठती रही है क्योंकि सिमी के कई पूर्व सदस्य पीएफआई में सक्रिय रहे हैं। एक आरोप यह भी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस कारण कुछ पूर्व सिमी सदस्यों ने दूसरे नाम की एक संस्था शुरू कर दी है। पीएफआई का गठन सिमी पर प्रतिबंध लगने के 6 साल बाद 2007 में हुआ। हालांकि संस्था के संस्थापकों में से एक प्रोफेसर पी कोया ने बीबीसी से एक पुरानी बातचीत में इस संबंध को खारिज करते हुए कहा था कि एनडीएफ 1993 में वजूद में आई जबकि सिमी ने उसके संबंध साल 1981 में समाप्त हो गए थे। एनडीएफ उन 3 संस्थाओं में से एक थी जिनके विलय के बाद पीएफआई की स्थापना हुई है। लंबी चौड़ी सदस्यता और संगठन शक्ति के दावे के बावजूद संगठन को राजनीतिक तौर पर केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मामूली सफलताएं ही अब तक हासिल हो पाई थी। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहनने के अधिकार मामले में सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि हिजाब के मामले को पीएफआई बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। कहा गया कि वो मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश करता है कि वो हिजाब का इस्तेमाल करें। इस मामले में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और नेशनल विमेंस फ्रंट का नाम भी आया था। ये संस्थाएं भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई का राजनीतिक धड़ा रहा है। हालांकि पीएफआई के लोग दोनों में से सीधे संबंध की बात से इनकार करते रहे हैं। कर्नाटक में जहां अगले साल चुनाव होने हैं उसके तटवर्ती क्षेत्रों में पीएफआई का प्रभाव बढ़ता बताया जा रहा है। केरल में राजनीतिक हिंसा की वारदातों में पुलिस संगठन का नाम लेती रही है। संस्था के अनुसार उसका मिशन एक भेदभावहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें सभी को आज़ादी, न्याय और सुरक्षा मिल सके और इसमें बदलाव के लिए वो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक पॉलिसियों में बदलाव लाना चाहती है ताकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल सके। अपना उद्देश्य वो देश की अखंडता, सामुदायिक भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बताती है। साथ ही लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी और न्याय व्यवस्था को कायम रखने की बात भी करती है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ऐसा नहीं मानती है। संस्था के विरुद्ध दाखिल एक के बाद एक दूसरे मामलों में राजद्रोह, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने, यूएपीए, समुदाय के बीच में नफरत फैलाने, विदेशी फंड से देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने और अशांति फैलाने का आरोप लगता रहा है। और इसी वजह से दोस्तों अभी 2 या 3 दिन पहले ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया है अगले 5 सालों तक। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के साथ साथ 8 और ऐसे संगठन भी हैं जिन पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है जो किसी न किसी तरीके से पीएफआई से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें दोस्तों कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी मौजूद है। इस पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और दोस्तों इनके खिलाफ पूरा स्टेटमेंट तैयार किया गया है और इस स्टेटमेंट के मुताबिक पीएफआई का संबंध बांग्लादेश के एक ऐसे संगठन से भी है जिसका नाम जमातुल मुस्लिमीन है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, इस पर से बैन हटता है या नहीं हटता है या फिर ये हमेशा के लिए प्रतिबंध हो जाएगी, ये सब हमें मालूम पड़ता रहेगा। ये सारी जानकारी ली गई है बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।